हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल के द्वारा। ये 90 दिनों का टारगेट बैच है जिसमें आपको जीरो से हीरो आपको जीके में बनाया दिया जाएगा। इसमें मैं सभी बेसिक क्वेश्चन को भी लूँगा और एडवांस क्वेश्चन को भी लूँगा। मतलब कोई भी ऐसा प्रश्न है जो चैप्टर में होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसलिए जो आज तक जीएस से डरते थे उन्हें अब नहीं डरना है और हमारे चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि हमारे चैनल में जुड़े रहने के बाद आपको मैं बीपीएससी टीआरई 4 में अवश्य सफलता दिला दूंगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको मुख्य रूप से 40 नंबर के जो प्रश्न आते हैं जीएस के और जो आपके 30 नंबर के हिंदी इंग्लिश के आते हैं, दोनों को टारगेट करके वीडियो पर डे अपलोड करूंगा। उसके अलावा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको जो है आपको सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि अभी वीकली होगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक होगा उसको पर डे के अनुसार भी कराता रहूँगा। लेकिन चूँकि मेरा मानना है कि पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए, कम से कम जो है 6, 7, 8 का जो है साइंस और 6, 7, 8 का ही सोशल साइंस में जो जितने भी पेपर होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, इतना आप जो है बिहार बोर्ड के किताब को पढ़ ले लाइन बाय लाइन और उसको आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको निश्चित रूप से सेट बनाने में भी मन लगेगा और अच्छा खासा नंबर आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा हिस्ट्री का पहला वीडियो है जिसमें मैंने क्लास 6 के 2 चैप्टर को कवर किया है। पहले चैप्टर में जो है आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ओवरव्यू दिया हुआ है कि सारा चैप्टर में क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा। लेकिन सेकेंड चैप्टर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेंगे जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर का नाम है हमारा अतीत, जिसमें पहला प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसका है। तो बहुत लोग को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, तो जान ले। ये अरस्तु जी ने कहा था। उनके एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स, उसमें इन्होंने लिखा है। वो यूनान या उत्तरी ग्रीस के रहने वाले थे। हर एक बिंदु को मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से कैप्चर करने की कोशिश की है, जो किताब में नहीं भी था, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ आ गया है तो उसको मैं बता देता हूँ। इतिहास की जानकारी हमें किस प्रकार से मिल सकती है, तो लिखित साक्ष्य से मिलती है, पुराने अवशेषों से मिल सकती है, सिक्कों से मिल सकती है और अभिलेखों से मिल सकती है। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभिलेख किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। तो यह एक पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब बहुत पुराना हो सकता है या जिसको हम लोग खोज के निकालते हैं, जो कि राजाओं या अन्य शासकों के द्वारा पाषाण मतलब पत्थरों पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर या ताम्र पत्रों पर लिखा जाता है। ताम्र मतलब तांबा का जो है पतला सा शीट होता था, उसी को बोलते हैं। फिर है पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। वैसा समय जिस समय हमें किसी भी तरह का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, तो उस काल को ही पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बहुत सारा ऐसा ही पीरियड है जहाँ पर हमको मेरे पास कुछ उसका लिखित नहीं है प्रमाण, तो हम उसके साक्ष्य के अनुसार ही, जो कि उसके वस्तु होते हैं खोदने के बाद जो मिले हैं, उसके अनुसार हम लोग कल्पना किए थे कि ये हुआ हुआ होगा। मतलब कि सारा हमारा कल्पना पर ही आधारित होता है, उसका कुछ लिखित प्रमाण नहीं होता है, तो उसे ही पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला है जिस समाज की लिखित जानकारी हमारे पास नहीं, उनका इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है। क्योंकि राजा महाराजा ही अपने जो है बड़ाई करवाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए बहुत कुछ लिखवाते थे, जिसमें अधिक जो है कुछ कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी होता था। लेकिन जो छोटे आदमी थे, जो श्रमिक थे, जो छोटे जाति के थे, तो उन लोगों का तो चूंकि कोई नहीं लिखता था, तो फिर उनके बारे में इतिहास कैसे बताता है। तो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज जो प्रचलित थे उस समय के, वो आगे अपने आने वाले जो वंश थे उनको वो ट्रांसफर किए, उसी के द्वारा जो है हमें उनके बारे में पता चलता है। मनुष्य के समाज का विकास किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कहीं भी आदमी अगर कोई रहने के लिए उस समय जाता था,
तो किन किन बातों को ध्यान रखता था? स्थानीय परिस्थितियाँ, क्या उनके लायक जो है सारे फेवरेबल कंडीशन है? फिर भौगोलिक स्थिति कैसी है? ज़्यादा बारिश भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होना चाहिए। फिर पर्यावरण की विशेषता होनी चाहिए कि उनको खाने रहने का सारा व्यवस्था आराम से मिल जाए। फिर है पर्यावरण हमें कैसे प्रभावित करता है? पर्यावरण हमें रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सारे चीज को प्रभावित करता है। जैसा पर्यावरण पर्यावरण होगा वैसा ही हमारा रहन सहन होगा, वैसा ही हमारा खाना होगा, वैसा ही हमारे वह कपड़े पहनने का तरीका होगा। सभ्यता की शुरुआत नदी घाटियों के पास ही क्यों हुआ? तो चूंकि नदी घाटी के आसपास जो है, जो भी भूमि मिला, जो भी जमीन था वो बहुत उपजाऊ था, जिस कारण से खेती करना आसान हो गया। और नदी के रास्ते ही हम लोग व्यापार करते थे, इस कारण से है अधिकतर जो आप देखे होंगे सभ्यता वो नदी घाटी के पास ही हुआ। जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। फिर है सभ्यता किसे कहते हैं? तो मानव समाज के सकारात्मक, प्रगतिशील, समावेशी विकास को सभ्यता कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि सभ्य जब इंसान हो गया तो उसी को ने आसपास के लोग आपस में सभ्यता का निर्माण कर देते हैं। तो उसमें जो है उसको चलाने वाले जो है राजा हो जाते हैं। सारा जो है उनका क्रियाकलाप होना शुरू हो जाता है। जैसे कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग जो है व्यवसाय करते हैं। आप सभ्यता को सीधा जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ के देखिए तो वहाँ पर आपको सारा चीज़ खुदाई पे मिला है कि वहाँ पर सारा नगरीय व्यवस्था थी, सड़क थे, नाली थी, उसके बाद राजा होते थे, पैसा मुद्रा चलता था वहाँ। मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार क्या किया गया था? तो आग का किया था, जो उनके जीवन को ही बदल दिया। फिर है वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? वेद की रचना जिस समय हुई थी उस समय के सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। वेद 4 है, आप लोग को पता ही होगा। तो उसी समय जो सभ्यता बन के उभर के आई तो उसमें भी 2 काल हो जाते हैं, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुख्य रूप से भी वैदिक सभ्यता क्या है बस वो जानना था। आगे विश्व का प्रथम गणराज्य कौन था? तो वैशाली बिहार था। तो एक शब्द उठता है गणराज्य किसे कहते हैं? तो शुरू में जो है शासन तंत्र जो है राजा के द्वारा चलता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो बदलता चला गया और जनता का द्वारा जो एक चुना हुआ व्यक्ति राज्य को चलाने लगा। तो जिस राज्य में जनता का चुना हुआ सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस राज्य को चलाए वही गणराज्य कहलाता है या गणतंत्र कहलाता है। जैसे हमारा देश गणतंत्र जो है कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि हमने अपने देश के सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति का होता है वो चुनकर भेजा था, ना कि जो उनका मनोनयन हुआ था। तो आप ये भी कहेंगे कि राष्ट्रपति को तो हम नहीं चुनते डायरेक्ट, लेकिन हमारा चुना हुआ सदस्य ही चुनता है, तो इनडायरेक्टली रूप से हम ही चुन रहे हैं अपने राष्ट्रपति को। इस तरह से हमारा जो है पहला जो चैप्टर था उसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं थी, फिर भी मैंने उनको बताने की कोशिश की। अब महत्वपूर्ण आपको इसमें मिलेगा, जो कि चैप्टर 2 है। इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहला प्रश्न है इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। इसमें जो हमने डेट दिखाया है वो बिहार बोर्ड के बुक के अनुसार है। इसमें कहीं कहीं बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो प्राचीन काल का इतिहास कब से कब तक माना जाता है? तो जब से मानव जाति का आरंभ हुआ तब से लेकर 750 ईस्वी तक। इसमें 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध लिखा हुआ है। शताब्दी तो आप समझ रहे होंगे कि 100 साल का होता है, लेकिन बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि 8वीं का मतलब 800 से शुरू हुआ, लेकिन नहीं, 8वीं शताब्दी का मतलब है 701 से लेकर 800 ईस्वी तक। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो 8वीं है शताब्दी है, तो 8 शताब्दी का मतलब 2 जीरो, तो 800 उसका अंतिम साल होगा और उसके पहले आपको चले आना है। तो 701 से लेकर 800 ईस्वी तक का काल, और पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध होता है। तो पूर्वार्ध जो होता है 50 साल तक के लिए समय का होता है, मतलब कि 100 से लेकर 50 तक, सॉरी 1 से लेकर 50 तक पूर्वार्ध हो गया और 51 से लेकर 100 तक उत्तरार्ध हो गया, जो कि आगे भी फिर दिखा हुआ है।
तो पूर्वार्ध यहाँ लिखा हुआ था 750 ईस्वी तक हमारा पूर्वार्ध में खत्म हो गया आपका प्राचीन काल। मध्यकाल कहाँ शुरू होता है, तो 750 के बाद से लेकर 1750, जी हाँ, क्योंकि 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध लिखा हुआ है, तो 1750 तक आपका मध्यकाल चला। और आधुनिक काल जो है आपका 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माने 1750 ईस्वी के बाद शुरू हो जाता है। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, क्योंकि भारत हम जो है हमारा गुलाम था, तो हम लोग भी एक उपनिवेश थे। तो उपनिवेश का क्या मतलब, कोई अगर उन्नत देश, उन्नत या शक्तिशाली देश किसी दूसरे कमजोर देश जैसे भारत को अधिकार करके आर्थिक शोषण करे, पैसा जो है यहाँ से लेकर चले जाए, तो उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, मैन्यू मतलब सेल्फ या हैंड, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ जो दस्तावेज होता है उसको पांडुलिपि कहते हैं। ये ताम्रपत्र या भोजपत्रों पर लिखा जाता था। बिहार में कहाँ कहाँ पांडुलिपि को रखा गया है, तो एक लाइब्रेरी है पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी, और दूसरा जो है आपका पालीगंज में गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय। पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है, तो किसी भी चीज का जो अवशेष मिलता है वो हो गया औजार है, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के, ये सब जो है हम लोग खोद खोद के निकालते हैं जमीन से, तो वो ही हमारा स्रोत का काम करता है। तो पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो जो हम निकाल के मजदूर वगैरह जो देते हैं उसको जो आदमी अध्ययन करता है, जो उनके बारे में विशेष बतलाता है, वही जो है पुरातत्वविद है। तो पुरातात्विक वस्तु को जो अध्ययन करता है वही जो है पुरातत्वविद है। ये क्वेश्चन बार बार जो है बीपीएससी में देखने को मिलता है। कुम्हरार से क्या प्राप्त हुआ, तो कुम्हरार जो है पाटलिपुत्र या पटना में स्थित है, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का स्तंभ मिला है और सोने के बैलों के टुकड़े मिले हैं। दो चीज देखने को मिला था। अगला है कुम्हरार की खुदाई किस इतिहासकार ने करवाई थी, ये आपको जल्दी किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार बोर्ड के 6 में ही दिया हुआ है। डॉक्टर स्पूनर ने जो है उन्हीं ने इसकी खुदाई करके बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राजमहल का स्तंभ का एक टुकड़ा है। मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, तो सिक्कों का अध्ययन को ही मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अलग अलग देश के मुद्रा या संस्कृति के मुद्रा जो मिलते हैं उनको वो अध्ययन करते हैं। अब है तिथि निर्धारण का काम कौन करता है, जो कोई पुराना वस्तु मिलता है तो कैसे जानेंगे कि कितना साल पुराना, तो भौतिक शास्त्री जो है वही बताते हैं कि आखिर कितना साल पुराना। रेडियोधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें से निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं वो रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके जो है छोटे छोटे कण आपको समय के अनुसार निकलते रहते हैं, तो उसी को रेडियोधर्मी पदार्थ कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म को कितना वर्ष माना जाता है, तो जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ वो टाइम पीरियड 0 वर्ष कहलाता है। उसके पहले के जो काल है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसको बिफोर क्राइस्ट या बीसी कहते हैं। और उनके बाद का जो काल है उसको ईसवी, जिसको एनो डोमिनी एडी भी कहा जाता है। ये प्रश्न जो है आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि बीसी क्या है और एडी क्या है। तो ईसा मसीह के पहले जितना भी समय हुआ वो ईसा जो है ईसवी पूर्व कहलाया, जिसको बीसी भी लिखा जाता है, और जो ईसा मसीह के बाद का समय है जो कि अभी भी चल रहा है तो ईसवी हो गया। अगला है भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया था इतिहासकार के द्वारा। एक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो कि पहाड़ है हिमालय, तो हिमालय के जो क्षेत्र आसपास के है वो, तो कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं और सिक्किम इनके अंतर्गत आते हैं। फिर उत्तर का मैदान जो कि आज भी सबसे ज्यादा उपजाऊ भी क्षेत्र है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फिर दक्षिण के पठार जहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। फिर है सुदूर दक्षिण के मैदान जहाँ की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी बहती है और डेल्टा का निर्माण करते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है भारत में जो है अफगानिस्तान और ईरान किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो दर्रे से जुड़ा हुआ है। तो 3 दर्रे थे, एक खैबर दर्रा, एक बोलन दर्रा और एक गोमल दर्रा।
दर्रा किसे कहते हैं? तो दर्रा जो है पहाड़ियों के बीच एक पतला सा रास्ता होता है, संकरा रास्ता, उसी को दर्रा कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिला है। लगभग 6000 वर्ष पुराना जो है माना जाता है कि वो छिलका था गेहूं और जौ का, जो कि बोलन नदी के किनारे स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान का जगह है मेहरगढ़। अगला है महापाषाणी संस्कृति की शुरुआत कहाँ होगी? महापाषाण मतलब क्या होता है? महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। तो जहां पर मृतकों के दफनाने के बाद जो लोग मर जाते थे उसको मट्टी में गाड़ दिया जाता था, उसके चारों तरफ जो बहुत बड़े बड़े जो है पत्थर रख दिए जाते थे। तो ये आपको ब्रह्मगिरी नामक स्थान जो कि दक्षिण में है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण या साउथ इंडिया में भी कह सकते हैं, उस समय वहां पर इस तरह से दफनाया जाता था। 3000 साल पहले की ये घटना है, जो कि मैंने लिख दिया है। महापाषाणी काल क्या है? तो मृतक को दफनाने के लिए उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर गाड़ देते थे। तो गेहूं और आपका जौ का तो पता चल गया। अब है चावल का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कोल्डिवा या और चौपानी मांडो दोनों जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। तो कोल्डिवा तो फेमस है, बार बार जो है अलग किताब में लूसेंट वगैरह भी मिल जाएगा, लेकिन चौपानी मांडो जो है आपसे पूछेगा तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन चूंकि ये 6 में दिया हुआ है तो आप याद कर लीजिएगा। अगला है भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो सिंधु नदी को इंग्लिश में कहते हैं इंडस, तो उसी के नाम पर इंडिया नाम भारत का पड़ा है। तो किसने इंडिया नाम दिया भारत को? तो ईरानियों और यूरानियों के द्वारा दिया गया, क्योंकि वह जो है 100 को ह बोलता है, तो सिंधु को हिंदोस बोला या हिंदोस बोला, जिसके कारण से इंडिया नाम भारत का पड़ गया। फिर भारत का नाम भरत के नाम पे पड़ा, एक राजा भरत थे, उन्हीं के नाम पर जो है भारत का नाम भारत पड़ता है। लेकिन उसका उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ से मिला है हमें? तो ऋग्वेद से मिला है। अगला है मनुष्य, पशु, पौधे के अवशेष की प्राचीनता या आयु का पता कैसे चलता है? तो ये आप साइंस में फिर दोबारा भी पढ़िएगा, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो मुझे बतलाना पड़ा। तो कार्बन डेटिंग पद्धति जिसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन के अपरूप जो 14 है, तो कार्बन डैश 14 इसको सिस्टम बोला जाता है। इसके अनुसार ही हम लोग किसी भी वस्तु, पशु, पौधे, मनुष्य की आयु जान पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिससे ये पता चलता है कि उसकी आयु कितनी है? तो इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य है, पशु है या पौधा है, जब वो जिंदा रहता है तो वायुमंडल से कार्बन 14 लेता है, और जब वो मरता है तो धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू कर देता है। और वो जो छोड़ने की प्रक्रिया है उसकी निश्चित होती है कि हर साल कितना छोड़ेगा। उसी के अनुसार हम लोग पता लगा लेते हैं कि वो कितना साल पुराना जीवाश्म है। इस तरह से मैंने आज इस वीडियो में 1 और 2 दो चैप्टर हिस्ट्री के क्लास 6 का आपको बता दिया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जो है कोशिश कीजिएगा 2 बार 3 बार पढ़ने का, और कोशिश करें कि आप भी अपने कॉपी में जो आपको ऐसा लगे कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, वो लिख लीजिएगा, ताकि जब मैं टेस्ट लूं तो उसको आप बना सके। मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह से आगे भी वीडियो पर डे डालता रहूँगा, किसी दिन एक, किसी दिन दो, जैसा मुझे समय मिलेगा। लेकिन ये है कि आपका जो 90 दिन का मैंने समय लिया है उसमें आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, आप खुद ही जीएस के मास्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। वैसे मेरा कोशिश है कि पर डे एक जो वीडियो है सोशल साइंस का लाऊं और एक साइंस का लाऊं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग आपस में डिस्कशन कर सके।
मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया है, इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी आपके दोस्त टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं वो उस तक ये वीडियो आप पहुंचा दें, शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आपका टीआरई 4 में सिलेक्शन होगा तब आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन फिलहाल जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।